हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम कौटिल्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी आपने थंबनेल में देखा है उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे और वीडियो लंबी हो सकती है, तो जिनको जाना है वो भी जा सकते हैं और जिनको सच में पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट, वो रुक सकते हैं। सबसे पहले उनका जन्म देख लेते हैं। 350 और ये इनका जन्म तिथि है, और जो 275 है ये इनकी मृत्यु है। इनकी मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और जन्म है, जन्म के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, तो इसलिए जन्म के बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु है और जो जन्म है उनका, उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। डेट क्या मतलब, जो सन है वो, ठीक है। 350 और 275 में मृत्यु हो गई थी। ये ईशा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ईशा पूर्व, ये एशियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इनको, ठीक है। एशियंट हिस्ट्री का पार्ट होता है ये। चाणक्य के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि चाणक्य, ये इनको कुछ कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो विष्णुगुप्त आपको शायद नहीं पता होगा, कौटिल्य और चाणक्य आपने सुना होगा पहले, लेकिन एक और नाम है इनका विष्णुगुप्त, ठीक है। इनको इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ये एक ही व्यक्ति है जिनके अलग अलग नाम है। तो कभी आप आ जाए क्वेश्चन में तो आपको घबराना नहीं है। अगर कोई पूछे, नॉर्मली पूछते हैं लोग कि भाई, कुछ समझदार लोग होते हैं तो वो पूछते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्धि का कारण, जो इनकी फेमस, इतने फेमस है उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले कि ये चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके शासनकाल में मंत्री रहे हैं, और चंद्रगुप्त को बनाने का काम जो है, जो राजा बने हैं वो इन्हीं की वजह से बने हैं, ठीक है। क्योंकि वो नॉर्मल इंसान थे पहले। इनको चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने ही राजा बनाया है, ठीक है, इनकी नीतियों की वजह से। दूसरी चीज़, उनके जो ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ, ठीक है, आर्थिक ग्रंथ जो आप पढ़ने को मिलते हैं आपको, और चाणक्य नीति है, ये इसीलिए फेमस है, ठीक है। कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उन्हें राजनीतिक ग्रंथ और जो अर्थशास्त्र है उसमें सबसे बढ़िया जो है काम किया है। पुस्तकें लिखी सबसे पहले, और सबसे पहले नहीं कह सकते, सबसे अच्छी पुस्तकें कह सकते हैं। चाणक्य नीति आपको पता है इनके बारे में, इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चाणक्य नीति क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, दोनों को समझेंगे हम। चाणक्य की कुछ विचारधारा है, आपको ये पढ़नी चाहिए। कह रहा है कि चाणक्य, देखो ये क्या है, पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ चाणक्य के बारे में कि ये है कौन, ठीक है। तभी आपको एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि आप जानो इनके बारे में एक्स्ट्रा। और अभी ये इंट्रोडक्शन है, अभी मैं आपको बता दूंगा आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जहाँ से शुरू होगी। इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो जब तक कि आप जो उनके बारे में ना जान पाओ कि भाई हम क्यों पढ़ क्यों रहे हैं इनको, ठीक है, क्या खासियत है वगैरह वगैरह, एक फ्लो बनाने के लिए हम ये सब करते हैं। तो चाणक्य की विचारधारा क्या कह रहा है कि चाणक्य की चिंतन विचारधारा यथार्थवाद और व्यवहारिकता की भावना का प्रतीक है, क्या यानी कि कहने का मतलब है कि जो चाणक्य है वो यथार्थवाद पे बिलीव करते हैं और व्यवहारिकवाद पे, यानी कि जो हो सकता है, जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। व्यवहारवाद मतलब जो प्रैक्टिकल है, राइट, प्रैक्टिकल चीज़ें, और ये जो यथार्थवाद यानी कि जो आप कर सकते हैं, जो रियलिटी में हो सकती है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो। एक तो होता है इमेजिनेशन, ठीक है, कि भाई ड्रीम्स, मेरा सपना है ये करना, सपना, सपनों का घर, सपनों की जॉब, ठीक है, सपनों की लाइफ पार्टनर, कुछ इस तरीके के हमारे विचार रहते हैं। तो ये जो चाणक्य है इनको नकारते हैं इन विचारों को कि भाई, चाणक्य जो कहते हैं कि जो ड्रीम्स होते हैं वो कुछ नहीं होते। यथार्थवाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ दिखती है, ठीक है, और जो हो सकता है, जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल है, उन पर बिलीव करो, ठीक है, ना कि कई सुनी बातों पे। उसके बाद चाणक्य का व्यवहारिक दृष्टिकोण पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। ये भी एक जो है बड़ा कारण है, इनको हम पढ़ते हैं कि भाई जो इनकी जो सोच थी वो कुछ मॉडर्न तरीके की थी, ठीक है, पारंपरिक सोच नहीं थी इनकी। और ये सवाल जो है ना, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, क्योंकि जो राजाओं का शासन है तो राजतंत्र होगा डेफिनेटली, और वहाँ पे आपको प्रश्न पूछने का जो है कोई भी राइट नहीं था। लेकिन ये जो है, जो चाणक्य हैं, वो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि आप सवाल पूछिए अपनी सरकार से, अपने राज्य से, अपने शासक से। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा इनके बारे में और आगे। उसके अलावा इन विचारकों को को अपनाने से व्यक्ति सशक्त और सकारात्मक मानसिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी है, ठीक है, यानी कि अगर हम इनको पढ़ते हैं, इनके विचारों को जानते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो एक व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है और हमारा जो नेचर है वो एक अच्छा, पावरफुल और एक पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, इनको पढ़ने के बाद। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र और चाणक्य की नीति के विषय में
कि भाई अर्थशास्त्र के बारे में फेमस जो है इसी का कारण है ये कि ये इतने फेमस है, ठीक है। अर्थशास्त्र और इनकी जो नीतियाँ हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वाली नीति, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड टॉपिक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इनको जानने के लिए, ठीक है, कि हम इनको पढ़ते क्यों हैं इतना। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसमें क्या है, अर्थशास्त्र को चाणक्य की प्रशिक्षण पुस्तक माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से राजा में बदल दिया, ठीक है, राजा यानी कि किंग में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक आम इंसान थे, ठीक है, और ज़्यादातर जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि वो छोटी कास्ट के थे, ठीक है, यानी कि शूद्र थे वो, ठीक है। तो शूद्र थे, शूद्र से वो उन्होंने जो है उनको अडॉप्ट किया और उनको सिखाया, प्रशिक्षण दिया। कहानी बहुत बड़ी है उस चीज़ की, वो आप पढ़ लेना, हिस्ट्री में आपको मिल जाता है बहुत जगह पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये कौटिल्य थे जिन्होंने उनको राजा बनाया। तो ये जो उनकी जो शिक्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए। उसके बाद अर्थशास्त्र के जो उपदेश है उसने चंद्रगुप्त को केवल सत्ता पर कब्जा करने में सक्षम नहीं बनाया, बल्कि सत्ता को बनाए रखने में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो उनकी जो एजुकेशन थी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो सिर्फ एक राजा बन जाए, बस नहीं, राजा बनने के बाद राजा बने रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, ठीक है, कि भाई राजा बन गया चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, बने रहने के लिए भी उन्होंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि भाई किस तरीके से एक राजा को राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए, बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी प्रजा को कैसे हैप्पी रखे वो, ठीक है, ताकि जो प्रजा है उसके खिलाफ कभी जाए ना, ठीक है, विद्रोह ना करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें सस्पेंस रखते हैं ताकि आप ज़्यादा देखो वीडियो, है ना। उसके बाद 2000 वर्ष पूर्व लिखने के बावजूद जो है आज तक भी जो है इनकी जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो नीतियाँ हैं, इनका जो अर्थशास्त्र है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इनको पढ़ भी पाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं एजुकेशन के मामले में, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में, राजनीति के मामले में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और नॉर्मली भी इनकी जो एजुकेशन है वो अपनी लाइफ में भी हम फॉलो करते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे फॉलो करते हैं। चाणक्य नीति, अब हम नीति के बारे में बात करते हैं कि भाई कुछ नीतियाँ हैं, कुछ श्रृंखला है, ठीक है, पूरी एक तरीके कह सकते हैं कि आप पूरी फौज की तरह है इनकी जो नीतियाँ हैं। जैसे कि नेतृत्व करना, यानी कि लीडरशिप को एक्सप्लेन करते हैं कि लीडरशिप कितनी ज़रूरी होती है, एक राजा को अपनी प्रजा के लिए किस तरीके से समर्पित होना चाहिए और कैसे राजा जो है अपनी प्रजा को खुश रख सकता है, ठीक है, उनके लिए जो है अच्छे अच्छे काम कर सकता है, जन कल्याण के काम भी उन्होंने जो है बताए हैं। और शासक राजा के बारे में कि राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, भाई अपनी प्रजा को सुरक्षित रखे, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं राजा के, तो वो जो है इनकी नीति के अंदर आता है। प्रशासन चलाना, कूटनीति तैयार करना, युद्ध करना, ये राजा का काम होता है, ठीक है, कूटनीति भी राजा में आता है, उसके सहयोगी जो है होते हैं उसमें भी उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि राजा अकेला नहीं होता, उसमें उसके मंत्री संतरी भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अर्थशास्त्र देखिए उन्होंने, अर्थशास्त्र ने बताया कि कैसे अपने देश की, अपनी जो राज्य है, अपने राज्यों की जो इकोनॉमी है उसको हम कैसे कर सकते हैं, व्यापार वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने बता रखी है कि कैसे एक जो राज्य जो टैक्स है उसको वसूला जाए, ठीक है, और हमेशा अपने तिजोरी में पैसा रखे ताकि समस्या के समय में वो पैसा काम आ जाए, ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी राजा है ना उसके लिए जो पैसा है बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, उसका कोष हमेशा भरा रहना चाहिए राजा का। व्यक्तिगत विकास बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति का, और सामाजिक आचरण यानी कि कैसे बिहेव करता है सोसाइटी में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा आपका इनकी जो चाणक्य की जो नीति है और जो उनका अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, उनके बारे में जो बताया है उसको हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं राज्य से संबंधित कौटिल्य पर, कौटिल्य के समतंग सिद्धांत, ठीक है। तो ये कौन से सिद्धांत, सप्तंग सिद्धांत कहते हैं इनको। ये बेसिकली जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये 7 होते हैं, ठीक है, 7 थ्योरीज दी है चाणक्य ने, जिसको सप्तंग बोल रहे हैं। सप्तंग में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि हमारा सर है, ठीक है, हमारी आंखें हैं, हमारे पैर है, हमारे हाथ है, ठीक है, हमारा मुंह है, हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, ये सभी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई राज्य में ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको भी सुनने में लग रहा होगा कि यार ये तो शरीर के अंग है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाणक्य ने इसको एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे तरीके से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे देखो, पहला है स्वामी यानी कि शासक, यानी कि राजा, यानी कि किंग, जो कि किसी भी राज्य के लिए क्या होता है, शीर्ष होता है, सर होता है किसी भी राज्य का,
अगर वो झुक गया तो समझो प्रजा हार जाती है। उसके बाद दूसरा जो बॉडी पार्ट है वो होता है हमारा आँख। आँख किसको कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी चाणक्य ने अमात्य को कहा है, यानी कि जो मंत्री होता है वो हमारी आँख होती है। किसी भी राज्य में जो मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो राजा होता है ना वो बिना अपनी मंत्री की सलाह के कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है। अगर अच्छा राजा होगा तो ये सब काम करता है वो। जनपद को एक्सप्लेन किया है। जनपद जो है हमारा, जनपद मतलब जनता, ठीक है। ये जो है हमारी जंगा है, यानी कि जो पैर होते हैं, हमारे जो पैर का जो पूरा एरिया होता है ना, जंगा से लेके और नीचे तक जो पैर होते हैं, इसको कहा है कि ये जो हमारे जनता है हमारे लिए पैर है, क्योंकि ये हमारे लिए राजकोष इकट्ठा करते हैं, ठीक है। पैसा जो है यहाँ से ही आता है। उसके अलावा चौथा है दुर्ग। दुर्ग मतलब किलेबंदी। किलेबंदी को हम यहाँ पे जो है बाएं बोलते हैं। हाथ, हमारे जो हाथ होते हैं ये हमारे लिए किलेबंदी है, हमारी रक्षा करते हैं दुश्मनों से हमारी, ठीक है। उसके अलावा आता है कोष, यानी कि खजाना। खजाना क्या है? हमारा मुंह है, ठीक है। जितना पैसा होता है व्यक्ति उतना ज़्यादा बोलता है, ठीक है। उसका मतलब जो एटीट्यूड होता है, जो तरीका होता है वो उतना ही ज़्यादा स्पेशल अलग होता है। तो ये जो है मुख, हमारे जो खजाना है, हमारे जो पैसे होते हैं वो हमारा मुख होते हैं। ये ऐसा चंद्रगुप्त जो चाणक्य हैं वो कह रहे हैं। दंड, यानी कि किसी भी राज्य में दंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेना जो किसी व्यक्ति को दंडित करती है, ठीक है, ये हमारे लिए मस्तिष्क का काम करती है, ठीक है, दिमाग का काम करती है, क्योंकि सेना सब कुछ संभालती है, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल करती है। जो भी एक्टिविटी किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, किसी भी राजा के शासन में हो रहा होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये जो है आंतरिक और जो बाहरी आक्रमण होते हैं उससे हमें बचाते हैं, ठीक है। मित्र मतलब गठबंधन। अगर किसी दूसरे राज्य से हमने गठबंधन कर रखा है, कोई दूसरा राजा है, ठीक है, उससे हमने दोस्ती कर रखी है, तो वो हमारे लिए कान का काम करेगा, ठीक है। कोई हमारे पीछे चुगली चपाटी कर रहा है, हमारी चुगली कर रहा है, तो वो जो हमारा दोस्त है हमें बता सकता है कि भाई ये तेरे लिए जो है गलत सोच रहा है और तेरे लिए जो है कुछ डिसाइड कर रखा है इसने कि तुझ पर अटैक करेगा, तो वो जो है कान का भी काम करता है हमारे लिए, ऐसा चाणक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो है 7 सप्तंग सिद्धांत आपने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं चाणक्य की कुछ विचारधाराएं। ये हमारी नॉर्मल लाइफ में आप देखते हो, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं भाई भले ही जो सांप है जहरीला ना हो, लेकिन उसको जहरीला दिखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो जहरीला है, ताकि लोग उसे मारे ना, उसे डराए ना, ठीक है, डरे उससे, कहने का मतलब ये है। उसके बाद कह रहे हैं मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता, उसे कर्म भी करने पड़ते हैं महान होने के लिए, ठीक है, यानी कि काम भी करना ज़रूरी है। या हमारे पेरेंट्स हमें बताते रहते हैं कि भाई इंसान जन्म से नहीं कर्म से इम्पोर्टेंट होता है, महान बनता है। तो ये चाणक्य कहते हैं। और कह रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति जो है, इस तरह व्यक्ति को ईमानदार भी ना होना चाहिए कि वो सबसे पहले कटे। कहने का मतलब जैसे कि सीधे पेड़ का एग्जांपल दिया है यहाँ पे चाणक्य ने, कि जब सीधे पेड़ आप देखते हो सबसे पहले सीधे पेड़ ही कटते हैं, ठीक है, यानी कि जो सीधे होते हैं एकदम वो सबसे पहले काटे जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे अच्छे कामों में वो, यानी कि फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए इंसान को थोड़ा टेढ़ा भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी उन्होंने कहा है। जैसे ही बैर निकट आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। तो ये भी चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही डर आपको दिखाई दे उसके नज़दीक जाओ, डिस्ट्रॉय कर दो उसको, ठीक है, ख़त्म कर दो उसको। ऐसा ना हो कि आप उसको रख रहे हो, महान बनने की कोशिश कर रहे हो और बार बार छोड़ रहे हो किसी एक दुश्मन को, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है, तो इसलिए उसको बता रहे हैं। उसके बाद कौटिल्य के अनुसार राजा के गुण होने चाहिए और उसके अंदर कुछ कार्य भी होने चाहिए, ठीक है। राजा को एक्सप्लेन किया है कि राजा के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, तो कुछ गुण हैं यहाँ पे, जैसे कि कुलीन वर्ग का होना चाहिए, यानी कि ऊंची जाति का हो, और उसको शास्त्र को ज्ञान हो, और संयम रखता हो, ठीक है, कंट्रोल हो उसको अपने ऊपर, यानी कहते हैं ना मजनू कंट्रोल कुछ करके बोलता है वो वेलकम में, वही वाली। उसके अलावा वह प्रजा पालक हो, प्रजा के हितों की रक्षा करता हो, ठीक है, वह अभिगामी हो। अभिगामी मतलब मेल या फीमेल में से कुछ हो सकता है, जो थर्ड जेंडर होता है वो ना हो, ठीक है। राजा उत्साह से भरा हो, राजा में दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि वो आगे की सोच सके। सत्यवादी हो, राजा के अंदर जो है कुलीन वर्ग की जो गुणवत्ता होती है वो होनी चाहिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गुण हैं जो कौटिल्य ने बताया है कि राजा के अंदर होना चाहिए। और जो कार्य हैं जो राजा को करने चाहिए वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि
राजा को प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करनी चाहिए। राजा का कार्य उचित न्याय व्यवस्था प्रदान करना, यानी कि अच्छे तरीके से जो नियम कानून है उनको फॉलो कराना और सबको न्याय प्रदान करना। ठीक है। राजा का कार्य दोषी को दंड मिलने की व्याख्या करना, यानी कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको दंड मिलेगा, कौन सा काम करने पे मिलेगा दंड, तो वो भी उसको बताना चाहिए। राजा का कार्य यह है कि वह राजकोष की वृद्धि के लिए उपाय करे, यानी कि जो खजाना है हमारा, राजा का जो खजाना होता है, ठीक है, वो जो टैक्स वसूली करता है वो उसको बढ़ाए ऐसे भी करके। ठीक है, ये कुछ और काम है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है पर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, समझने के लिए इनको ये भी सवाल आ सकते हैं कि भाई क्या बताया है राजा के बारे में कौटिल्य ने, कि क्या उसके गुण क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद राज्य के कार्यों से संबंधित कौटिल्य के विचारों, बेसिकली विचार है राज्य के कार्यों से संबंधित, यानी कि राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए उसके बारे में बता रहा है। सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना, यानी कि जो धर्म में जो डिवीज़न है उसको कायम रखना, ये राज्य का काम होना चाहिए। न्याय की व्याख्या करना कि न्याय क्या है। ठीक है, यानी कि कोई भी दंड करता है तो उससे क्या दंड मिलेगा, और जो दंड नहीं करेगा, जिसके साथ दंड हुआ है, ठीक है, जिसको वो मारा गया है या पीटा गया है, उसको क्या मिलेगा उसके बदले में, तो ये भी जो है व्याख्या करना। दंड की जो है न्याय की व्याख्या करना, दंड की व्याख्या करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। राज्य की सुरक्षा करना, यानी कि जो स्टेट है उसको अपने आप की सुरक्षा करनी चाहिए, यानी कि राजा जो है उसकी सुरक्षा करेगा। गुप्तचर की व्याख्या करना कि गुप्तचर कौन होगा, कौन कैसे काम करेगा, क्या, क्योंकि राजाओं के पास गुप्तचर होते हैं, वो उनको मुखबरी देते हैं। ठीक है, और लोकहित और सामाजिक कल्याण करना, लोगों की जो है कल्याण करना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है राजा के लिए, एक राजा का काम होना चाहिए, राज्य का काम होना चाहिए। आर्थिक प्रबंधन करना और युद्ध करना, ये सभी जो है एक राजा के काम होते हैं। ठीक है, राज्य मतलब राजा। ठीक है, और राजा सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी पूरी प्रजा होती है, और उसके साथ जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो उसके सहयोगी होते हैं, मंत्री संतरी जो होते हैं, वो सब उसके अंदर आते हैं। ठीक है, राजा अकेला नहीं होता, राजा के साथ उसके मंत्री संतरी भी होते हैं जो उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि अभी आप प्राइम मिनिस्टर देखते हो, तो प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं रहते कोई भी डिसीजन, पूरा मंत्री परिषद बैठता है, वो लेता है। ठीक है, और कौटिल्य और प्लेटो की तुलना, इन दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट है शायद। इन दोनों के बीच में हमेशा आप देखते हो, आपको सवाल मिल जाएगा अगर आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, यूपीएससी और जो और एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी, बीपीएससी, ये सब एग्ज़ाम होते हैं, और आपकी स्कूल वगैरह में भी एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे भी इनके दोनों के बीच में अंतर पूछ लेता है कि भाई तुलना करके बताइए दोनों के बीच के दोनों के विचार हैं वो कैसे अलग है एक दूसरे से। तो ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। कौटिल्य की पृष्ठभूमि भारतीय थी, जबकि यूनानी विचारकों जैसे कि प्लेटो की पृष्ठभूमि अलग थी। इसके बावजूद दोनों के बीच कुछ समानताएं हैं। पहली बात, हम थोड़ा सा जो है स्पेशल काम करेंगे यहाँ पे। पहले हम बात करेंगे समानताओं की। बेशक आपसे एग्जाम में तुलना पूछे सिर्फ, लेकिन आपको साथ में समानताएं भी लिखनी है। ठीक है, समानताओं के साथ साथ में आपको तुलना करनी है फिर बाद में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लिखा हुआ है सब कुछ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सभी लोग समानता लिख के आएंगे एग्जाम में, लेकिन अगर आप तुलना लिख के आएंगे दोनों की, लेकिन अगर आप समानताएं भी लिखते साथ में तो क्या अच्छा होगा, है ना, आपको नंबर दूसरों से अच्छे मिलेंगे डेफिनेटली। तो कैसे कर सकते हैं आपके सामने कि भाई कौटिल्य और प्लेटो की समानताओं में क्या है, दोनों ने ही राज्य को एक शरीर के रूप में देखा है, यानी कि प्लेटो भी राज्य को एक बॉडी के रूप में देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना सप्तांग वाला सिद्धांत जो है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है। बॉडी में जो 7 पार्ट होते हैं उसको दिखाता है। दोनों ने ही राज्य को आवश्यक बताया है, यानी कि जो राज्य होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों ही जो राजतंत्र का समर्थन करते हैं। राजतंत्र मतलब राजशाही, ठीक है, यानी कि भाई किंग होनी चाहिए। ठीक है, किंग होना चाहिए, उसका दोनों ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही जो समय है इन दोनों का वो राजाओं के समय का ही है। ठीक है, इसलिए तो दोनों ही ना चाहते हुए भी इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। दोनों का ही राजा दार्शनिक और योग्य राजा है। ठीक है, दोनों के पास, यानी कि प्लेटो का भी जो राजा है वो दार्शनिक बहुत अच्छा है, और जो कौटिल्य है उनका भी। ठीक है, ये बेसिकली जो प्लेटो है ये इनको हम अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर जो है, उनके
दार्शनिक के रूप में देखते हैं, और जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के उनके ऊपर देखते हैं। ठीक है, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो यही है, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। जहाँ तक मुझे याद है वो ये जो प्लेटो है शायद उन्हीं के समय के हैं। दोनों का राजा दार्शनिक और योग्य राजा है। दोनों ही राजा को या दोनों ही राज्य को व्यक्ति के विकास का माध्यम मानते हैं। यानी कि ये दोनों कहते हैं, प्लेटो और चाणक्य, की जो राजा होता है, वो जो राज्य होता है, वो जो लोग होते हैं उसमें उनकी एक तरीके से विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि राज्य का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा इन दोनों में कुछ असमानताएं भी है। ठीक है, विभिन्नताएं भी हैं, तुलना भी कर सकते हैं इन दोनों की। जैसे कि यहाँ पे कौटिल्य का लिखा है, यानी सॉरी प्लेटो का लिखा है, और यहाँ पे कौटिल्य लिखे हुए हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में, प्लेटो के बारे में, उसके बाद फिर हम कौटिल्य को देखते हैं। कह रहे हैं कि प्लेटो आदर्शवादी विचारक है, जबकि जो कौटिल्य है वो यथार्थवादी है। मैंने आपको बता दिया, आदर्शवादी यानी कि ये ड्रीम्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ड्रीम्स की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, यानी कि आदर्श ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कमरे में बैठ के। लेकिन जो कौटिल्य है वो यथार्थवाद पर विश्वास करते हैं, यानी कि जो पॉसिबल है वो किया जाना चाहिए किसी भी हालात में। उसके बाद प्लेटो का दृष्टिकोण काल्पनिक है। ठीक है, यानी कि जो कल्पना करते हैं उस तरीके का दृष्टिकोण है, जबकि जो हमारे जो कौटिल्य हैं उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक है, जिस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इनका विचार है कौटिल्य का। उसके बाद प्लेटो आदर्श राज्य की कल्पना करता है, यानी कि आदर्श यानी कि जो एक आपके दिमाग में ड्रीम चलते हैं ना कि भाई मेरी आदर्श जो जॉब है, यानी कि ड्रीम जॉब है, ड्रीम घर है, ड्रीम कंट्री आप चाहते हो कि वो आप जाके वहाँ पे घूमो, तो ये आदर्श की बात करते हैं, यानी कि हमारे सपने होते हैं। लेकिन जो कौटिल्य है वो ऐसा नहीं करते। कौटिल्य बेसिकली जो चीज़ें चलती है, ठीक है, जो हो सकता है उस पर फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कौटिल्य एक मजबूत राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, और इसका उद्देश्य एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, एक पावरफुल राज्य है, यानी ना कि बस आप जो है बात करो कमरे में बैठ के, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कौटिल्य और प्लेटो के बीच में डिवीज़न। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो है कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।